आसमान में घनघोर काली घटाएं छाई हुई थी जो मूसलधार पानी बरसा रही थी। रह रहकर बिजलियां चमक रही थी और बादल भयंकर गरजना कर रहे थे। फूस के झोपड़े के अंदर बैठी एक 75 साल की बूढ़ी औरत आंखों में आंसू लिए अपने चारों ओर देख रही थी। हे इंद्र भगवान, मेरे जैसी दुखियारी पर कुछ तो रहम करो। अगर इस भयंकर बरसात में ये झोपड़ी टूट जाएगी तो मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी। आने वाले समय के बारे में सोच सोचकर उसका दिल घबरा रहा था। बरसात और आंधी तूफान के कारण उसका कच्चा घर पहले ही चारों ओर से गिर चुका था। ले देकर छोटी सी झोपड़ी बची थी। शरीर से असक्त उस वृद्धा की आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसका पूरा शरीर झुर्रियों से भरा हुआ था। किसी तरह झुककर अपने सारे काम किया करती थी। जब तक पति जीवित थे तो दोनों पति पत्नी किसी तरह दिन काट रहे थे, लेकिन 7 साल पहले पति के मरने के बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। ऐसा नहीं था कि उनका परिवार नहीं था। 7 बेटों की माँ थी। पूरे गांव के लोग उसे सत बेटा वाली कहकर बुलाती थी। उस झोपड़ी में बैठी वृद्धा, जिसका कभी उसके माँ बाप ने नाम रखा था सुखदा, उसे इसी घर का आंगन का बरसों पुराना दृश्य याद आ रहा था जब उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। अतीत में बधाई हो सुखदा, फिर से तुम्हें बेटा ही हुआ है। सुंदरी जी ने सुखदा को बधाई देते हुए कहा। इसके बाद उसने बच्चों की नाल काट कर साफ सफाई करके उसे दिखाया और घर के बाहर परिवार वालों को ये खुशखबरी देकर बच्चे को दिखाने चली गई। बेटा हुआ है। ये सुनकर सुखदा की सास की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने बेटे और सुखदा के पति को आवाज़ देने लगी, जगनारायण, बेटा कहाँ हो? देखो, सुखदा ने फिर से बेटे को जन्म दिया है। भगवान की बहुत कृपा है हमारे परिवार पर। उन्होंने हमारे वंश के लिए 5-5 कुल दीपक दिए हैं। किसी ज़माने में गांव वाले हमको ताना दिया करते थे कि तेरा तो एक ही बेटा है, क्या पता वो भी कल को ना रहे। लेकिन गांव वालों, देख लो, आज भगवान ने हमको 5 पोता भी दे दिया है। सुखदा की सास जोर जोर से थाली बजाते हुए इस बात का ऐलान कर रही थी कि उसके घर में फिर से बेटे ने जन्म लिया है। खुश तो जगनारायण भी बहुत थे, लेकिन इसके साथ उन्हें इस बात की चिंता भी सता रही कि बच्चों को जन्म देने से क्या होता है, उसकी अच्छी परवरिश भी तो होनी चाहिए। सुखदा की सास ने प्रसूति में उसकी खूब सेवा की, करती भी कैसे नहीं। आखिर बेटे को जो जन्म दिया था। सुखदा भी बहुत खुश थी। कहीं ना कहीं उसके मन में बेटी की लालसा थी। वो सोच रही थी, काश इस बार उसे भगवान ने बेटी दे दिया होता। सुखदा और जगनारायण की शादी को 8 साल हुए थे और इन 8 सालों में वो 5 बच्चों की माँ बन चुकी थी। जगनारायण की माँ कैलाशी देवी आज बहुत खुश थी, लेकिन एक वक्त वो भी था जब वे अपने इकलौते बेटे को देख देख कर बहुत चिंता में रहती। ढेर सारी जमीन जायदाद के कारण उसके बाकी के पट्टीदार कैलाशी देवी से जलन की भावना रखते थे। उन्होंने बचपन में कई बार जगनारायण को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कैलाशी देवी अपने बेटे को लेकर बहुत सावधान रहती थी। रहती भी क्यों ना, आखिर वही इकलौता तो उनके जीने का सहारा था। जगनारायण जब 2 साल का था तभी किसी ने कैलाशी के पति दुखीलाल को खेतों में ही पीट पीट कर मार डाला था। कैलाशी देवी को इस बात का पूरा यकीन था कि उसके पाटीदारों ने ही उसके पति की हत्या की है, लेकिन कोई सबूत नहीं होने के कारण वो कुछ नहीं कर सकी। उन्हें ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि इस जायदाद के चक्कर में उसके बेटे को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यही सोचकर उसने हमेशा उसे अपने से अलग दूसरी जगह पर रखा। जगनारायण जब थोड़ा बड़ा हो गया तो कैलाशी देवी ने उसे शहर के हॉस्टल में रखवा दिया। कैलाशी देवी आज बहुत खुश थी। उसने पूरे गांव में मिठाई बंटवाई थी, क्योंकि आज उनका बेटा जगनारायण मैट्रिक की परीक्षा पास कर चुका था। कुछ लोग बहुत खुश हुए कि चलो, इकलौता लड़का है तो पढ़ लिख कर सही रास्ते में जा रहा है। वही उसके बाकी रिश्तेदार जल भुन कर राख हो रहे थे। कितनी बार उन लोगों ने जगनारायण को रास्ते से हटाने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार बच जाता था। कैलाशी ने कभी भी किसी को ये बात नहीं बताई कि उसका बेटा कहाँ रहकर पढ़ाई कर रहा है। अच्छे खेतीहर परिवार का होने के कारण मैट्रिक की परीक्षा देते ही उसके लिए ढेर सारे रिश्ते भी आने लगे। कैलाशी एक बार फिर से सपने देखने लगी थी। उसे अपने बेटे बहू और अपने वंश की प्रतीक्षा थी। ज़्यादातर रिश्तों को तो उनके रिश्तेदारों ने भड़काकर भगा दिया। फिर भी कैलाशी देवी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने मायके वालों की सहायता से
अपने बेटे के लिए एक बहुत ही सुंदर घराने की सुंदर सी लड़की से अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया। लड़की वाले उसके मायके के ही थे, इसलिए कैलाशी को उसके बारे में सब कुछ पता था। उसने लड़की को भी देख रखा था। कैलाशी देवी समझ गई थी कि इस गांव में रहकर उसके पाटीदार उसके बेटे की शादी नहीं होने देंगे, इसलिए उसने बगैर किसी को बताए अपने मायके ही जाकर जगनारायण की शादी करवाई। शादी के बाद पूरे धूमधाम के साथ वह अपने बेटे बहू को लेकर गांव में आई और पूरे गांव में एक विशाल भोज किया। जिसने भी जब जगनारायण की बहू को देखा तो देखते ही रह गए। अरे कैलाशी, तू तो बड़ी तेज निकली, बगैर किसी को बताए अपने बेटे की शादी भी कराई और बहू तो तूने लाखों में एक चुना है। तो क्या करती जीजी, इस गांव में रहकर तो मेरे बेटे की शादी लोग होने नहीं देते, इसलिए हमने अपने मायके ही जाकर शादी कर दी। अपनी चचेरी जेठानी की बातें सुनकर कैलाशी ने गर्व से अपना सीना फुलाते हुए कहा, अच्छा, वो सब तो ठीक है, लेकिन बहुरिया तो तेरे साथ गांव में रहेगी ना, या उसे भी अपने बेटे की तरह छुपा कर रखेगी? तूने तो उसका नाम भी नहीं बताया है, क्या नाम है इसका? कैलाशी की जिठानी ने चिढ़कर टेढ़े स्वर में पूछा। इसका नाम सुखदा है जीजी, और बाद की चिंता काहे करती हो? अभी तो खाओ पियो और इस ब्याह का आनंद लो, बाकी बातें होती रहेगी। कैलाशी ने बात को घुमाते हुए कहा। उसने अपनी बहन से कह रखा था कि वो दुल्हन का पूरा ख्याल रखे, उसे किसी के भी हाथों से कुछ खाने पीने ना दे, क्या पता कोई जादू टोना ही कर दे। जगनारायण के साथ भी उसने अपने भतीजे को लगा रखा था। घर के बाहर दलान पर बैठा जगनारायण मेहमानों की जाने की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि वो अपनी पत्नी से मिल सके। धीरे धीरे खाना पीना खाकर और बहू को शगुन देकर लोग जाने लगे थे। सारे गांव वाले बहू की प्रशंसा कर रहे थे और कैलाशी के सुखद भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। वही उनके गोतिया पाटीदार ये सब कुछ देखकर मन ही मन जल भुन कर राख हुए जा रहे थे। वे सोच रहे थे कि हम सालों से जिस जायदाद को हड़पने की कोशिश करते रहे उसे पाना तो दूर, अब उस पर कैलाशी का पूरा परिवार राज करने वाला है। आज शादी हुई है, कल को बच्चे होंगे, इसका परिवार बढ़ेगा तो कैलाशी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। कैलाशी की जेठानी मन ही मन कुढ़ते हुए अपने पति को सारी बातें बता रही थी। उसकी बातें सुनकर कैलाशी के जेठ सोहनलाल हुक्का गुड़गुड़ाते हुए बड़ी गंभीरता से इस बात पर विचार कर रहे थे। अपनी पत्नी को चिंतित देखकर सोहनलाल ने कहा, तुम चिंता क्यों करती हो सैदई, आगे आगे देखो क्या होता है। क्या तुमने देखा नहीं कि उसकी आधी से ज़्यादा तो हम लोगों ने पहले ही हड़प रखी है, आने वाले वक्त में पूरी हमारी हो जाएगी, ज़रा सब्र करो। मगर कैसे? हमने कहा ना तुमसे कि ज़रा सब्र करो और सुबह तो होने दो। कैलाशी ने अपने बेटे की शादी में एक एक कदम फूंक फूंक कर रखा था। अपने बेटे और बहू को पूरे सुरक्षा चक्कर में रखकर छोड़ा था। उसने किसी को भी अपने बहू के आसपास फटकने तक नहीं दिया था, ना ही किसी के हाथों से कुछ खाने पीने को दिया था। कैलाशी का घर पुराने ज़माने का था। दीवारें ईंटों की थी, लेकिन छत खपरेल और करकट की थी। उसने अपने बेटे बहू का कमरा पहले तो एक बार पूरी तरह खाली करवाया, फिर एक एक सामान को झाड़ पोंछकर सुंदर ढंग से उसका कमरा सजाया गया था। जब सब लोग खा पीकर अपने अपने घर चले गए, तब उसने एक बार फिर से पूरे कमरे को अच्छी तरह सावधानी से देखा और अपनी बहू को उस कमरे में पहुंचा दिया। थोड़ी देर बाद उसने अपने बेटे जगनारायण को भी कमरे में भेज दिया। कैलाशी के मायके से आए हुए उसके भाई भाभी और बाकी परिवार वालों ने मिलकर उसका सारा काम संभाल लिया था। नारायण ने जब सुखदा का घूंघट उठाया तो उसकी खूबसूरती देखकर देखता ही रह गया। वो भी सुखदा जैसी पत्नी पाकर बहुत खुश था। सुबह होने ही वाली थी। सभी लोग अलसाए हुए अपने अपने बिस्तरों पर पड़े हुए थे। तभी अचानक से नारायण के कमरे से बहू की जोरदार चीख सुनाई पड़ी। कैलाशी तो पहले ही अपने बेटे बहू की सुरक्षा को लेकर परेशान थी। उसने जब अपने बहू के चीखने की आवाज़ सुनी तो घबराकर उठ गई और उसके कमरे का दरवाज़ा पीटने लगी। दरवाज़ा खोलो नारायण, क्या हो गया बहू को? कैलाशी घबराते हुए बोल रही थी। उसकी आवाज़ को सुनकर बाकी सारे लोग भी उठ गए थे और सभी नारायण के कमरे के बाहर इकट्ठा होकर उसे आवाज़ देने लगे थे। थोड़ी देर के बाद किसी तरह कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला और अंदर से नारायण की आवाज़ आई, आप लोग सभी दूर हो जाइए, इस कमरे में बहुत भयंकर विषधर बैठा हुआ है। इस कमरे से बाहर कैसे आए हमारी समझ में नहीं आ रहा है। लाठी की सहायता से हमने दरवाजे के लकड़ी का हुंडा हटा दिया है।
अपने बेटे की घबराई हुई आवाज़ सुनकर कैलाशी का कलेजा होल खाने लगा। हे भगवान, हम तो कमरे को पूरी तरह खाली करके उसका पलंग रखवाए थे। रात को सोने से पहले भी अच्छी तरह कमरे को देख लिया था, फिर उस कमरे में वो बिस्तर कहाँ से आया? कैलाशी ने घबराकर अपने भाइयों से कहा, अच्छा, इसमें इतना घबराने की कोनो बात नहीं है। तुम लोग दूर हो जाओ, हम लोग धीरे से दरवाज़ा खोलकर देखते हैं। इतना कहते हुए कैलाशी के भाई ने सभी लोगों को दूर हटाया और लाठी की सहायता से दरवाज़ा खोलकर चारों ओर देखने लगी। सुगदा पलंग पर एक और घबराई हुई खड़ी थी। दरवाज़ा खुलते ही और लोगों की आहट पाते हुए कमरे में छुपे हुए उस भयंकर नाग ने अपना फन उठाकर फुफकारना शुरू कर दिया। उस विशाल और भयंकर कोबरा को देखकर सभी के पसीने छूट गए। शोर सुनकर सभी लोग इकट्ठे हो गए थे। कुछ लोगों ने किसी तरह कमरे के अंदर घुसकर उस विषधर को बाहर निकाला। उस सांप के बाहर निकलते ही कैलाशी अंदर घुसी और अपनी बहू को जाकर सीने से लगा लिया। सभी लोग उस सांप को देखकर हैरान थे। वो लोग सोच रहे थे, अगर वो पहले से उस कमरे में होता तो किसी न किसी को जरूर दिखाई देता, क्योंकि उस कमरे में सिर्फ और सिर्फ एक पलंग बिछा हुआ था, बाकी कोई सामान नहीं था। गांव वाले आपस में कानाफूसी कर रहे थे कि तभी सैदई अपनी छाती पीटते हुए पहुंच गई। हाय हाय कैलाशी, का हो गया रे? तेरे आंगन से इतना हल्ला गुल्ला की आवाज़ काहे आ रही है? बहुरिया ठीक तो है ना? कैलाशी ने देखा कि सैदई के पीछे पीछे उसके जेठ सोहनलाल भी छड़ी घुमाते हुए आ रहे थे। उन दोनों को देखते ही कैलाशी का खून खोल गया। तुम काहे कलेजा पीटती आ रही हो जीजी? अभी तक तो सब कुछ ठीक ही है, लेकिन लगता है कि हमारे और हमारे बच्चे की खुशियाँ ये गांव वालों को रास नहीं आत है। कैलाशी ने अपने जेठ को घूरते हुए देखकर कहा, लो भला, अब तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों से गांव वालों का दुश्मनी है जो उनकी खुशियों को नज़र लगाएंगे। अब हुआ का था, ये बताओ भीगी का तुम? अरे सैदई, क्या बताएं, बहू के कमरे में एक भयंकर नाग छुपा हुआ था। वो तो भगवान ने बचा लिया इन बच्चन को, नहीं तो पता नहीं का होत। पास खड़े एक आदमी ने सारी बातें बताते हुए कहा, चलो भगवान की बड़ी कृपा है कि किसी को कुछ नहीं हुआ। इतना कहते हुए सोहनलाल ने अपनी पत्नी को चलने का इशारा किया और दोनों पति पत्नी घर चले गए। कैलाशी का मन खटकने लगा था। वो समझ गई थी कि हो ना हो इस घटना के पीछे इन सबका ही हाथ है। देखो कैलाशी बहन, हम तो कहते हैं कि अब इस कच्चे घर को तोड़वाकर पक्का बनवा लो ताकि इन कीड़े मकोड़ों से छुटकारा मिल सके। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तुम्हारी, क्या करेगी इन सबका? थोड़े बेकार और बंजर जमीन को बेचकर एक अच्छा सा घर बनवा लो। पड़ोस में रहने वाले भोला ने कैलाशी को समझाते हुए कहा, घर तो हम पक्का बनवा ले भोला भैया, लेकिन इस बात का गारंटी क्या है कि पक्का घर बनने के बाद भी हम और हमारे बचवा लोग सुरक्षित रहेंगे? खतरा इन बेजुबान जानवरों से नहीं है, बल्कि आदमी के भेषण में जो जहरीले नाग छुपेले हैं। असल में खतरा उनसे ही है। जानत नहीं होगा बरसों पहले हमारे आदमी नारायण के बाप की का दशा की थी लोगों ने। कैलाशी की बातें सुनकर भोला भी चुप हो गया। धीरे धीरे सभी लोग जा चुके थे। सुगदा अभी भी डर के मारे कांप रही थी। घबराने का कोनो बात नहीं है, कैलाशी ने सुगदा को ढांढस बंधाते हुए कहा। वो तो अच्छा हुआ माँ की सुबह पहले मेरी नींद खुल गई। जैसे हम बिस्तर से उतरने वाले थे कि तभी उस नाग की फुंकार सुनकर हम टॉर्च जलाकर इधर उधर देखने लगे तो पलंग के पाए में लिपटा हुआ वो सांप दिखाई दे गया। नारायण ने अपनी माँ को सारी बात बताई तो सुनकर कैलाशी का दिल बैठ गया। वो सोचने लगी कि अगर कहीं वो सांप बिस्तर पर चढ़ गया होता तो क्या होता। लेकिन सवाल अभी भी था कि उस कमरे में उतना बड़ा सांप आया कैसे? खिड़की भी बंद थी। नहीं, हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। हमको अपने दुश्मनों का सिर कुचलना ही होगा। कैलाशी ने मन ही मन कुछ निश्चय किया और अपने भाई से बोली। कैलाशी दिन भर सांप वाली घटना को याद करके सोच में डूबी रही। उसे इस बात का पूरा यकीन था कि किसी ने उसके बेटे बहू को नुकसान पहुंचाने के लिए सांप को वहां छोड़ा था। बहुत जल्दी उसे इस बात का यकीन भी हो गया। उसने उस कमरे के पीछे जाकर देखा तो उसे एक छोटी सी टोकरी मिली। ये उसी तरह की टोकरी थी जिसमें सपेरे सांपों को बंद करके रखते हैं। कैलाशी ने नज़रें उठाई तो देखा कि सामने रोशनदान के लिए जो जगह छोड़ी गई थी, शायद उसी से सांप को अंदर डाला गया था। कैलाशी ने अब एक पल के लिए भी देर करना सही नहीं समझा। उसने तुरंत गांव के मुखिया और सरपंच को बुलाया और सारी चीज़ें दिखाई। अब तो आपको यकीन हो गया ना मुखिया जी कि कोई तो है जो हमारे बच्चों के जान के पीछे पड़ा है। तुम्हारी बात तो सही है कैलाशी,
लेकिन बगैर सबूत के तुम किसको दोषी ठहराओगी? मुखिया जी ने कैलाशी को समझाते हुए कहा। अब हम किसी को दोषी नहीं ठहराएंगे मुखिया जी। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे सारे ज़मीन जायदाद के कागज़ पत्तर को एक बार देख ले। सबूत के लिए हम आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद हम ये गांव छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे। कैलाशी की बात सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। गांव छोड़कर कहाँ जाओगी कैलाशी? तुम्हारे खेत खलियान और घर का क्या होगा? सभी लोग कैलाशी को समझाने लगे, पर कैलाशी तो अपने मन में कुछ ठान चुकी थी, इसलिए उसने सारे गांव वालों के सामने मुखिया और सरपंच से अपनी बात कही। मुखिया जी, हम अपना सारा खेत बटाई पर लगाकर चले जाएंगे, जिसका हिसाब किताब बीच बीच में आकर हमारे भाई भतीजे देख लेंगे। कोई हमारी ज़मीन पर दखल ना करे, इसलिए हम आपको सब कागज़ दिखा दिए हैं। इतना कहकर कैलाशी ने सारे गांव वालों के सामने अपनी ज़मीन का हिसाब किताब रख दिया। मुखिया सरपंच के साथ साथ गांव वालों के आश्वासन मिलने के बाद वो निश्चित हो गई। इस गांव में रहकर वो अपने बेटे बहू के जीवन पर कोई संकट नहीं डालना चाहती थी। कैलाशी को उसके सास ससुर और पति ने अपने पाटीदारों के सारे अत्याचारों के बारे में पहले ही उसे बता रखा था कि सालों से ये लोग किस तरह उन पर जुल्म ढाते आ रहे हैं। कैलाशी ने अपने घर आए मेहमानों के साथ पहले ही अपनी बहू सुखदा और बेटे नारायण को भेज दिया था। उसके भाई भतीजे को देखकर गांव वाले यही सोचते रहे कि अभी तक सारे लोग यही है। कैलाशी ने धीरे धीरे घर का सारा सामान और कीमती चीज़ों के साथ ज़मीन के कागज़ समेटे और घर की साफ सफाई करके ताला लगा दिया। घर की चाबी उसने अपने पड़ोसी भोला भैया को दे दी थी और घर का ध्यान रखने को कह दिया था। कैलाशी के गांव छोड़कर जाने की खबर सुनकर सहदेई और उसके जेठ सोहन लाल भी आए। का सचमुच तुम गांव छोड़कर जा रही हो? सहदेई ने उदास होकर पूछा। वो सचमुच उदास थी, क्योंकि उन लोगों के मंसूबे मिट्टी में जो मिल गए थे। तो क्या करे जीजी, हमको ये बात तो मालूम है कि अगर हम यहाँ रहे तो हमारे कुल वंश का पूरा ही नाश हो जाएगा, जो हम होने नहीं देंगे। इतना कहते हुए कैलाशी ने तीखी नज़रों से अपने जेठ सोहन लाल की ओर देखा। उसे अपनी ओर देखता पाकर सोहन लाल पल भर के लिए सकपका गया। इस तरह गांव छोड़कर जाने से क्या होगा कैलाशी? अगर किसी को तेरे बेटे को नुकसान ही पहुंचाना होगा तो वो कहीं भी पहुंचा देगा। एक आंख से भला कब तक देखोगी? सोहन लाल ने ताना मारते हुए कहा। अगर हमारा बचवा सही सलामत रह जाएगा ना जेठ जी, तो ये 1 से 21 होगा और हम करके दिखा देंगे। कल को हमारी इसी खाली ज़मीन पर हमारे इतने वंश होंगे कि पैर धरने की जगह ना होगी। कैलाशी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ नफरत भरी नज़रों से अपने जेठ जिठानी को देखते हुए कहा और अपने परिवार वालों के साथ जाकर गाड़ी में बैठ गई। उसके जाने के बाद गांव वाले आपस में बातें करते रहे। क्या करेगी बेचारी, एक को बेटा है, उसको बचाने के चलते आज ये गांव छोड़कर जाना पड़ा उसे। इसी तरह आपस में बातें करते हुए सभी लोग अपने अपने घर चले गए। घर की चाबी भोलानाथ के पास थी। सहदेवी और सोहन लाल ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कैलाशी इतना बड़ा कदम उठाएगी। हमको नहीं मालूम था जी कि ये अनपढ़ जाहिल कैलाशी इतना तेज निकलेगी। गांव छोड़कर गई तो गई, मुखिया सरपंच के साथ साथ सारे गांव वालों को अपनी ज़मीन का हिसाब किताब भी देती गई, ताकि कोई भीत भर भी उसकी ज़मीन न हड़प सके। सहदेई ने एक ठंडी सांस लेते हुए अपने पति से कहा। सोहन लाल चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। हुक्का गुड़गुड़ाते हुए वो भी सोच रहे थे कि फिलहाल तो उसके नहीं रहने पर भी वो उसकी ज़मीन नहीं दबा सकते। उधर कैलाशी खुद तो अपने मायके जा रही थी, लेकिन बहू को अपने बेटे के साथ उसके मायके भेज दिया था। कैलाशी गांव छोड़कर तो गई थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बेटे बहू के साथ बाहर में करेगी क्या। गांव में तो खेती पथारी के ही इतने काम होते थे कि फुर्सत नहीं मिलती थी, पर शहर में आजीविका चलाने के लिए कुछ तो काम सोचना होगा। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने अपने रिश्तेदारों की मदद से शहर में बिल्कुल दूर दराज के इलाके में थोड़ी सी ज़मीन खरीदी, जो उसे सस्ती पड़ी। वहां जाकर उसने 4-5 गाय भैंस खरीद ली और दूध का कारोबार रखने लगी। शहर में वैसे भी शुद्ध दूध का अकाल पड़ता है, इसलिए लोग कैलाशी से ही दूध दही खरीदने लगे। सुखदा खाना बहुत अच्छा बनाती थी। उसे नए नए व्यंजन बनाने का बहुत शौक था। उसकी पाक कला को देखकर जगनारायण ने सोचा कि क्यों ना खाने पीने का स्टॉल लगा लूं। ये सोचकर उसने एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी और उसमें वो फास्ट फूड और भी कई चीज़ें बनाने लगा। शाम 3 बजे वो गाड़ी लेकर चौराहे के पास चला जाता। पहले कुछ दिन तो ग्राहक बनने में समय लगा
उसके बाद उसके स्टॉल पर लोगों की इतनी भीड़ जुटने लगी कि वो आधे ग्राहकों की डिमांड भी पूरी नहीं कर पाता था। ग्राहक बढ़ने लगे थे, कमाई भी बढ़ने लगी थी। साफ सफाई और अच्छी गुणवत्ता वाली चीज़ों की वजह से धीरे धीरे नारायण का काम चल निकला। बीच बीच में कैलाशी गांव से अपने भाइयों को बोलकर अपने बटाईदारों से आधी फसल मंगवा लिया करती थी। ज़रूरत भर रखने के बाद बाकी फसल बाजार में बेच दिया करती थी। सुखदा जब पहली बार माँ बनी, उसी दिन नारायण ने किराए पर एक दुकान ली और उसमें अपना ठेला शिफ्ट करते हुए उसे होटल में तब्दील कर दिया। तकदीर ने साथ दिया। देखते ही देखते नारायण के होटल की मिठाइयाँ और उसके खाने की पूरे शहर में तारीफ होने लगी। अब उसे शादी ब्याह में भी ऑर्डर मिलने लगे थे। इसी तरह तरक्की करते हुए नारायण ने एक छोटे से ठेले को एक बड़े रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया। सुखदा 5वें बच्चे को जन्म देने वाली थी। इस बार उसकी स्थिति नाजुक हो गई थी। ये देखकर सभी लोग घबरा गए थे। नारायण अपनी पत्नी की हालत देखकर पहले से ही घबराया हुआ था। उसने अपनी माँ से कहा, बस अब बहुत हो गया अम्मा, हम लेडी डॉक्टर को बोलकर सुखदा की नसबंदी भी करवा देते हैं। नारायण ने बच्चे को माँ की गोद में देते हुए कहा। उसकी बात सुनकर कैलाशी जोरों से चिल्लाई, खबरदार, जो तू ऐसा कुछ किया, तुमको मेरा सौगंध है, तुमको अपने मरे हुए बाप का सौगंध है, तू सपने में भी नसबंदी के लिए नहीं सोचेगा, ना तो अपना ना ही बहू का। अपनी माँ की बातें सुनकर नारायण ने अपना सिर पकड़ लिया। लेकिन अम्मा, तुम समझती क्यों नहीं हो, बच्चे को जन्म देना काफ़ी नहीं है। इतने सारे बच्चों का भरण पोषण हम कैसे करेंगे, उनके भविष्य का क्या होगा। और फिर आप जरा सुखदा की सेहत का भी सोचो, उसके शरीर का क्या हाल हो गया है। नारायण ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, बहुरिया का चिंता तो तू कर मत, उसको तो हम अपना सेवा और खिला पिलाकर फिर से हट्टा कट्टा कर देंगे। लेकिन भगवान जितना भी बच्चा दे रहे हैं, झोली फैलाकर ले ले। हमारी जितनी भी ज़मीन जायदाद है, हम चाहते हैं उसके हर कोने पर हमारा पोता अपना अपना घर बना के रहे। कैलाशी ने नारायण का हाथ अपने माथे पर रखकर उसे कसम दिलवा दी थी। वो बेचारा कुछ नहीं बोल पाया। अपने वादे के मुताबिक कैलाशी ने अपनी बहू की सेवा की, लेकिन इस सेवा के साथ साथ उसने सुखदा को भी अपने आप, अपने पति की सौगंध के साथ साथ उसके पति की भी सौगंध देकर नसबंदी करवाने के लिए मना कर दिया। सुखदा ने जब ये बात नारायण से कही तो नारायण ने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा, माँ तो पहले उसे कसम खिला चुकी है, लेकिन ज़रा ये भी तो सोचिए कि इस महंगाई में इतने बच्चों को जन्म देना भला कहाँ की समझदारी है। भगवान की दया से 5-5 बेटे हो चुके हैं। हम तो इस बार अम्मा जी से छुपकर डॉक्टरनी के पास जाकर दवाई ले लेते, लेकिन मन में आस थी कि 4 बेटे हैं तो काश एक बेटी हो जाती। सुखदा ने नारायण से अपने दिल की बात कही। देखो सुखदा, अब अम्मा का बात तो हम टाल नहीं सकते हैं। रहा सवाल बच्चों का, तो अब हमें आगे बच्चे के बारे में सोचना भी नहीं है। बड़ी सावधानी से काम लेकर हमें चलना होगा, बस यही सोच ले तू। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहते हो। सुखदा ने अपने पति की बात सुनकर हाँ में हाँ मिलाई। भगवान की दया से अब घर में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो नारायण ने अपने घर पर काम करने को नौकर भी रख दिए थे, जिससे सुखदा के साथ साथ कैलाशी को भी आराम हो गया था। सुखदा और नारायण पूरी सावधानी रखने लगे कि अब घर में कोई नया मेहमान ना आए। परंतु हाय रे दुर्भाग्य, एक दिन कैलाशी ने सुखदा के कमरे में ढेर सारी दवाइयाँ देखी। सबसे छोटा बच्चा 3 साल का हो गया था, लेकिन आगे किसी बच्चे की संभावना नहीं देखकर कैलाशी को पहले से ही शक हो रहा था। उसने चुपचाप से वो दवाइयाँ ली और पास के दवा दुकान पर जाकर उस दवा के बारे में पूछने लगी। बेटा, एक ही चीज़ की दवाई है, ज़रा बता दो, घर की सफाई में मिला है, अगर काम का ना हो तो मैं फेंक दूँ। उस केमिस्ट ने एक बार कैलाशी को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, वैसे अम्मा, ये दवाई तुम्हारे काम की तो है नहीं, क्योंकि ये दवाई गर्भ निरोधक दवा है। अरे ई का होता है, हमको ज़रा समझा कर कहो। कैलाशी ने उस केमिस्ट से पूछा। ये उसे बिल्कुल नहीं पता था कि ये गर्भ निरोधक क्या होता है। अम्मा, इस दवा को खाने से बच्चे नहीं होते हैं, बच्चों में अंतर बनाए रखने के लिए यह दवा खाई जाती है। उस दुकानदार के समझाने पर कैलाशी चुपचाप वहाँ से निकल आई और रास्ते में सारी दवाइयों को नाले में फेंक दिया। घर आकर अब सुखदा और उसकी दवाइयों पर कड़ी नज़र रखने लगी। दूसरी ओर सुखदा अपनी दवाइयों को ढूंढ ढूंढ कर परेशान थी। का हो गया बहुरिया, कोनो चीज़ गुम हो गया का? कैलाशी ने अनजान बनते हुए सुखदा से पूछा। हाँ अम्मा, यहाँ पर हमारी कुछ दवाई थी
वो मिल नहीं रही। कहा पता बच्चों ने कहीं फेंक तो नहीं दिया। वो दवाई को बच्चों ने नहीं फेंका है, वो दवाई को हमने फेंका है। हमने तुम दोनों को कसम दिया था ना कि भगवान की कृपा से हमारे आंगन में जितने बच्चे खेलते हैं उसे खेलने दो, लेकिन फिर भी तुमने हमसे छुपाकर दवाई खाई। अपनी सास की बात सुनकर सुगदा हैरान रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी क्या बोले। तुमने हमें नसबंदी के लिए कसम दी थी अम्मा, हम तो दवाई खा रहे थे, सुगदा ने डरते डरते कहा और चुपचाप एक कोने में खड़ी हो गई। उसे चुपचाप देखकर कैलाशी आगे बढ़ी और पास खेल रहे बच्चों के सिर पर सुगदा का हाथ रखकर उसे कसम खिलाई कि आगे से वो कोई दवाई भी नहीं खाएगी। सुगदा मजबूर थी, उसने सिर झुका लिया। रात में जब उसने सारी बातें अपने पति से बताई तो नारायण ने भी अपना सिर पीट लिया। अब तो हमारे पास दो ही रास्ता है, सुगदा ने चिंतित होते हुए कहा। अब तुम कौन से दो रास्ते की बात कर रही हो सुगदा? हमको तो अब एक ही रास्ता नज़र आ रहा है कि हम लोग अपने इस प्रेम को ही समाप्त कर ले। कल से हम इस कमरे में नहीं आएंगे। नारायण ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा। हम भी वही कह रहे थे जी कि या तो अम्मा जी की बात मानकर बच्चों की लाइन लगा दे या फिर हम दोनों ही एक दूसरे से दूर हो जाए, बस यही रास्ता बचा है। इतना कहकर सुगदा ने करवट बदली और दूसरी ओर मुँह करके सो गई। इसी तरह कई महीने और गुजर गए। आज का ज़माना होता तो इस कसम जैसी चीज़ों पर कौन ध्यान देता, लेकिन जो लोग अपने माता पिता को भगवान समझते हो उनके लिए उनकी बात पत्थर की लकीर से भी ज़्यादा मायने रखती थी। नारायण अब घर से अक्सर बाहर ही रहने लगा था। अपनी माँ के पूछने पर काम का बहाना बनाकर बच जाता था। देखते देखते उसे शहर में नारायण के 5 रेस्टोरेंट हो गए थे। कैलाशी दिन रात भगवान को धन्यवाद देती। देख रहे हो बिटुआ, गांव की ज़मीन जायदाद तो है ही, लेकिन यहाँ भी भगवान ने अपने हर बच्चों के भाग से इतना ज़्यादा धन दे दिया है। बड़ी कृपा है ठाकुर जी की हमारे ऊपर। अपनी माँ की बातें सुनकर नारायण खाना खाते खाते हंस पड़ा। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही अम्मा। इस तरह दोनों माँ बेटे काफ़ी देर तक गांव और ज़मीन जायदाद की बातें और हिसाब किताब करते रहे। नारायण जब अपने कमरे में गया तो सुगदा सो चुकी थी। गहरी नींद में वो और ज़्यादा प्यारी लग रही थी। न जाने क्यों कितने महीनों से पत्नी से दूर रहे नारायण को आज पत्नी से ये दूरी बर्दाश्त नहीं हुई। सुगदा की आंख खुली तो उसने अपने आप को नारायण की बाहों में पाया। अपने पति की आंखों में प्यार के लिए मनहुआर देखकर वो उसको मना नहीं कर पाई और दोनों पति पत्नी एक दूसरे के प्रेम में खो गए। पता नहीं कैलाशी की दुआओं का असर था या असावधानी का नतीजा, सुगदा फिर से माँ बनने वाली थी। कैलाशी को जैसे ही पता चला कि सुगदा फिर से माँ बनने वाली है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सुगदा ने 9 महीने के बाद फिर से एक बेटे को जन्म दिया। ऐसा लग रहा था मानो भगवान कैलाशी की हर बात मानने के लिए तैयार है। सुगदा का बच्चा अब साल भर का हो गया तो कैलाशी ने अपने बेटे नारायण से कहा, सुनो बिटवा, हमें गांव छोड़े हुए 10 वर्ष हो गए। भगवान की कृपा से इन 10 वर्ष में हम 6 पोतों का दादी भी बन गई। हमारी इच्छा है कि भगवान ने हमारे सब मनोरथ पूरे कर दिए हैं, तो अब हम गांव जाकर अपने पूरे परिवार के साथ कुल देवी का पूजन करें। लेकिन अम्मा, गांव जाने में बच्चों को कोई खतरा तो नहीं? नारायण ने अपनी शंका प्रकट की। अब कोनो खतरे की बात नहीं है बिटुआ, पहले तो तू अकेला था, यही से सबकी नज़र तेरे ऊपर ही थी। अब हमारे वंश की फौज देखकर केकरो भी हिम्मत नहीं होगी कि वो हमें नुकसान पहुंचा सके। कैलाशी ने अपने बेटे बहू को समझाते हुए कहा। उसने हमेशा अपने कुल देवी से अपने वंश की बढ़ोतरी मांगी थी। अब अच्छे अच्छे पोते होने के बाद उसकी इच्छा थी कि गांव में जाकर एक बड़ी सी पूजा करवाई और पूरे गांव वालों को निमंत्रण देकर अपने परिवार वालों से मिलवाई। वैसे भी अब उसकी उम्र हो रही थी और तबीयत भी खराब हो रही थी। यही कारण था कि जो अपनी मन्नत जल्द से जल्द पूरी कर लेना चाहती थी। जगनारायण जब अपनी खुद की गाड़ी में पूरे परिवार के साथ गांव पहुंचा तो सारे लोग आश्चर्य से देखते रह गए। भोला भैया के पास घर की चाबी थी, इसलिए घर साफ सुथरा था। जैसे पूरे गांव वालों को कैलाशी के आने की खबर हुई, सारे लोग धीरे धीरे मिलने आने लगे। नारायण के बच्चों की फौज देखकर सभी हैरान थे। कैलाशी की जेठानी सैदेई ने भी जब उसके आने की खबर सुनी तो वो भी किसी तरह लाठी टेकती हुई उसके आंगन में आई। सुगदा ने जल्दी से आगे बढ़कर उनके पैर छुए और बैठने के लिए कुर्सी आगे बढ़ा दी। कैसन हो कैलाशी, आखिर तुम्हें गांव की याद आ ही गई, सैदेई ने सुगदा को आशीर्वाद देते हुए कैलाशी से कहा।
याद तो हमेशा ही आती थी जीजी, लेकिन शहर में काम इतना फैल गया था कि आना मुश्किल हो रहा था। अब हमारी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। देवी मैया से मन्नत मांगी थी कि 1 से 21 कर दो। आज अपनी आंखों से ही देख लो जीजी कि गांव के चारों कोनों के साथ साथ इस घर में भी मेरे पोते राज करेंगे। कैलाशी ने हंसते हुए अपनी जेठानी से कहा तो सैदई कट के रह गई। वो समझ गई कि वर्षों पुरानी बात का ताना कैलाशी आज दे रही है। सहदेवी का मन उदास हो गया क्योंकि उसके 2 बेटे थे और दोनों के 4-4 बेटियां ही थी। किसी को भी बेटा नहीं था। सुगदा के 6 बेटों को देखकर सहदई के कलेजे पर सांप लौट रहे थे। कैलाशी ने बड़े धूमधाम के साथ देवी पूजन कराया और पूरे गांव को न्योता देकर भोजन करवाया। अगले दिन गांव के मुखिया और भोला भैया के साथ अपने बेटे को लेकर अपनी पूरी जमीन देख आई। घर लौटकर नारायण ने अपनी माँ से कहा, अम्मा अब तो भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, तो अपने इस पुश्तैनी घर को भी काहे ना पक्का करवा दे। पक्का करवाने के बाद भोला काका से कह दे कि अगर गांव में किसी का भी शादी ब्याह है या कोई काम लगे तो उनको घर दे दे। इससे लोगों का भी भला हो जाएगा और अपना घर भी पक्का हो जाएगा। बात तो तुम्हारी ठीक है, हम कल भोला भैया से बात करते हैं, उसके बाद इस कच्चे घर को तुड़वाकर पूरा पक्का करवा देंगे। कैलाशी ने अपनी बेटी की बात से सहमत होते हुए कहा। अगले दिन ही कैलाशी गांव के मुखिया और भोले को बुलाकर अपनी मनसा प्रकट कर दी। दोनों ये बात सुनकर बहुत खुश हुए। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा कैलाशी। इस गांव में शादी ब्याह या किसी उत्सव में जगह की कमी हो जाती है, तुम्हारे घर की मदद से लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। मुखिया जी ने खुश होकर कहा, तो फिर ठीक है, आप लोग किसी ठेकेदार से हमारी बात करवा दीजिए। वापस शहर जाने से पहले उसे सब कुछ समझाकर काम का ठेका दे देंगे। बाकी देखने के लिए तो आप लोग हैं ही। नारायण ने मुखिया जी से कहा, लेकिन वक्त कब क्या रंग दिखाई ये कोई नहीं जानता। रात को कैलाशी खाना खाकर अपने बच्चों को दुलार करके अच्छी भली सोई थी, लेकिन सुबह उठ ही नहीं पाई। मुंह अंधेरे उड़ जाने वाली सासू माँ को जब सुगदा ने देर तक सोए देखा तो वो उन्हें जगाने गई। कई बार आवाज़ देने पर भी जब कैलाशी ने कोई जवाब नहीं दिया तो सुगदा उनके करीब गई। जाकर देखा तो वो मृत पड़ी थी। जिसने भी सुना हैरान रह गया। नारायण को शक था कि उसकी माँ की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि किसी की साजिश के तहत उसकी हत्या की गई है। पुलिस में कंप्लेंट की गई। जब लाश पोस्टमार्टम के लिए गई तो पता चला कि हार्ट अटैक की वजह से रात में सोए सोए उसकी मौत हो गई। ऐसा लग रहा था मानो कैलाशी की मौत गांव में उसका इंतजार कर रही थी। पूरे धूमधाम और सम्मान के साथ कैलाशी का अंतिम संस्कार हुआ। खेत खलियान घर का काम संभालते संभालते महीना भर भी चला था। नारायण ने पहले की तरह सब कुछ बटाईदारों को देकर अपने परिवार के साथ वापस शहर लौट गया। नारायण अपनी पत्नी सुगदा और अपने 6 बेटों के साथ जब शहर लौटा तो उसे ये बात मालूम नहीं थी कि 7वां बेटा जल्दी आने वाला है। सुगदा और नारायण कैलाशी की कसम के आगे मजबूर थे। अब उन्होंने प्रण किया कि सारी जिंदगी एक दूसरे से दूर रहेंगे, लेकिन 8वां बच्चे को जन्म देने की गलती नहीं करेंगे। देखते देखते 9 महीने पूरे हो गए। इस बार डिलीवरी के समय सुगदा की हालत बहुत खराब हो गई। हर साल बच्चों को जन्म देने के कारण उसके यूट्रस में घाव हो गया था। डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से जच्चा बच्चा दोनों की जान बचाई। ऑपरेशन के वक्त डॉक्टर ने देखा कि उसके यूट्रस में घाव की वजह से सड़न पैदा हो रही है। इस कारण उसे ऑपरेशन में उसके यूट्रस का भी ऑपरेशन कर दिया गया। इसे भगवान की लीला कहे या फिर उसकी सास कैलाशी का आशीर्वाद कि आगे से ना तो उसे बच्चे के लिए दवा खानी पड़ेगी, ना ही नसबंदी की ज़रूरत पड़ी। भगवान ने अपने आप ही आगे आने वाले बच्चे पर रोक लगा दी। शहर आने के बाद नारायण अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि गांव में सामुदायिक भवन बनाने की बात ही भूल गया। वक्त गुजर गया था। उसके सातों बेटे बड़े होने लगे। ईश्वर की कृपा थी कि सभी के सभी कुशागर बुद्धि के थे। सुगदा और नारायण दोनों सुखपूर्वक हंसी खुशी अपने बच्चों के साथ जीवन यापन कर रहे थे। 15 साल के बाद सुगदा अपनी सास कैलाशी की तस्वीर के आगे जोत जलाकर उन्हें मिठाई का भोग लगा रही थी। बधाई हो अम्मा, आज तुम्हारे बड़े पोते जय ने भी बीएससी की परीक्षा पास कर ली है। पूरे ज़िले में उसने टॉप किया है। सब तुम्हारे ही आशीर्वाद का फल है अम्मा। इतना कहते हुए सुगदा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने बेटे जय को आवाज़ देने लगी, कहाँ हो जय, जल्दी से आओ, आकर दादी का आशीर्वाद लो। बस अभी आया मम्मी। इतना कहते हुए जय वहाँ पर आया और उसने अपनी दादी के साथ
अपनी माँ के भी चरण छूकर प्रणाम किया। सुखदा ऐसे आज्ञाकारी बेटे को पाकर अपने आप को धन्य मान रही थी। तभी जैसे उसे कुछ याद आया, उसने जैसे कहा, अब आगे के लिए तुमने क्या सोचा है? मुझे MBBS करना है मम्मी, और इसके लिए मैं बाहर जाना चाहता हूँ। जय की बात सुनकर सुखदा खुश हुई। उसे इस बात का पूरा यकीन था कि अगर उसके बेटे ने ठान लिया है कि उसे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बन के दिखाएगा भी। ठीक है बेटा, तुम्हारे पापा को आने दो, मैं उनसे बात करती हूँ, सुखदा ने कहा और अपने काम में व्यस्त हो गई। जगनारायण भी जानते थे कि उनके बच्चे पढ़ाई में तेज है, इसलिए उन्होंने बड़े बेटे जय की विदेश जाने की व्यवस्था करवा दी। एयरपोर्ट पर खड़ी सुखदा रह रहकर अपने आंसू पोंछ रही थी। जिसने कभी भी अपने बच्चों को अपनी नज़रों से दूर नहीं होने दिया था, आज अपने बेटे को 7 समुंदर पार जाता हुआ देखकर उसका कलेजा टुकड़े टुकड़े हो गया था। मन लगाकर पढ़ाई करना बेटा, और हाँ, चिट्ठी भी लिखना और कभी कभार फ़ोन भी कर दिया करना। सुखदा ने अपने बेटे को आस भरी नज़रों से निहारते हुए कहा। अच्छा मम्मी, चेक इन का वक्त हो गया। इतना कहकर जय ने अपने मम्मी पापा के चरण स्पर्श किए और चला गया। सुखदा और नारायण तब तक हवाई जहाज़ को देखते रहे जब तक वो उनकी नज़रों से ओझल नहीं हो गया। कुछ दिनों तक पूरा घर सुना सुना लगा, लेकिन धीरे धीरे आदत सी हो गई। दूसरे नंबर पर विजय था। अगले साल उसका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला था। उसके बाद उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट या बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करने का सोच रखा था। भगवान की दया से अब सुखदा और नारायण को रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। विजय को भी बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए बेंगलुरु भेज दिया। इस तरह हर साल उसके बच्चे स्नातक की पढ़ाई पूरी करके आगे की पढ़ाई करने के लिए कहीं ना कहीं जाते रहे। हर वक्त बच्चों से भरा रहने वाला घर बिल्कुल खाली हो गया था। साथ में रह गया था तो सिर्फ सबसे छोटा बेटा हरीश। पढ़ाई में तो वो भी ठीक था, लेकिन उसकी नौकरी करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। BCom की परीक्षा पास करने के बाद उसने पिता के साथ उनके बिजनेस में हाथ बटाना शुरू कर दिया। सारे काम होते रहे, लेकिन इन सब के बीच एक काम बाकी रह गया था, वो थी कैलाशी की इच्छा। सुखदा के मन में हमेशा ये बात घूमती रहती कि मरने से एक दिन पहले उसकी सास ने मुखिया जी को बुलाकर घर पक्का करवा के सामुदायिक भवन में बदलने को कहा था। उसने सोचा आज मैं अपने पति से ज़रूर बात करूंगी कि अब तो सारे बच्चे भी धीरे धीरे सेटल हो गए हैं। अब हमें गांव में जाकर अब गांव का हिसाब किताब देखना चाहिए और माँ की अंतिम इच्छा पूरी करने का प्रयास करना चाहिए। रात में जब नारायण खाना खाकर सोने के लिए बेडरूम में गया तो सुखदा ने उसे अपने मन की बात कही। माँ की इच्छा तो मुझे भी याद है, लेकिन क्या तुम देख नहीं रही कि इतना बड़ा बिजनेस संभालना कितना मुश्किल है? मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। नारायण ने जमाही लेते हुए बात को टालने की कोशिश की। आपकी बात मैं समझती हूँ जी, लेकिन ज़रा ये भी तो सोचिए कि अम्मा जी ने आपकी खातिर क्या नहीं किया। बसे बसाई घर को छोड़कर शहर में उनकी मेहनत की वजह से ही आज हम लोग इतने ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। सुखदा ने एक बार फिर से अपने पति को मनाने की कोशिश की। मुझे सब याद है भगवान, लेकिन हरीश के भरोसे सब कुछ छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। तुम देख तो रही हो कि सारे बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, समय पर सबको पैसे भेजने पड़ते हैं। इसी बिजनेस के भरोसे तो मैंने सबको बाहर भेजा है। अगर भगवान ना करे बिजनेस में नुकसान हो गया तो सबका भविष्य बर्बाद हो जाएगा, नारायण ने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा। सुखदा अपने पति की बात से सहमत तो थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके मन में जल्द से जल्द अपनी सास की इच्छा पूरी करने की लालसा थी। उसने अपनी ओर से एक आखिरी कोशिश और की। ठीक है जी, चलो मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन कम से कम सप्ताह भर के लिए तो गांव चलो। वहाँ पर हम मुखिया जी को बुलाकर घर का काम ठेके में दिलवा देंगे। कभी कभार बीच में जाकर देख लेंगे। इससे तुम्हें भी वहाँ रुकना नहीं पड़ेगा और काम का भी नुकसान नहीं होगा। आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो अपनी जिद पर आ गई हो। वो मेरी भी माँ थी। तुमसे ज़्यादा मुझे उनकी इच्छा की फिक्र है। बस एक बार बच्चे सेटल हो जाए, उसके बाद मैं और तुम दोनों गांव चलकर ही आराम से अपनी बाकी की ज़िंदगी जिएंगे। तब तक हरीश भी बिजनेस के दावों पेंच सीखकर सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लेगा। इतना कहते हुए नारायण ने कमरे की लाइट ऑफ की और करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगा। सुखदा बहुत देर तक बैठी हुई सोचती रही। न जाने क्यों उसे आज कैलाशी की बहुत याद आ रही थी। वो सोच रही थी कि लोग तो बेकारी सास को बदनाम करते हैं। मेरी सासू माँ तो मेरी माँ से बढ़कर थी। जितना उन्होंने मेरा ख्याल रखा उतना तो शायद मेरी सगी माँ भी नहीं करती। यही सोचते हुए उसने एक गहरी सांस ली
और मन ही मन कैलाशी को प्रणाम करके खुद भी सोने की कोशिश करने लगी। अभी उसकी आंख लगी ही थी कि तभी उसके कमरे में रखा हुआ बेस फोन घनघना उठा। नारायण और सुखदा दोनों हड़बड़ा के उठे। इतनी रात में किसका फ़ोन हो सकता है, यही सोचकर जल्दी से नारायण ने कॉल रिसीव किया। सो गए थे पापा? इस वक्त वहाँ रात होगी, लेकिन यहाँ तो दिन है। मैंने फ़ोन इसलिए किया था कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा कोर्स करने हैं, इसलिए मुझे इस महीने से ज़्यादा पैसे भेजिएगा। फ़ोन रिसीव करते ही जय ने कहा, ठीक है, भिजवा दूंगा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है और पढ़ाई लिखाई तो अच्छे से चल रही है ना? नारायण ने कुशल क्षेम पूछते हुए कहा। अजी, अब आप ही बातें करते रहेंगे क्या? ज़रा हमें भी अपने बेटे से बात करने दीजिए। सुखदा ने व्याकुल होते हुए कहा। अच्छा बेटा, लो ज़रा अपनी मम्मी से भी बात कर लो। इतना कहते हुए नारायण ने सुखदा को रिसीवर थमा दिया। अपने बेटे से बातें करते करते सुखदा का मन भर आया और आंखों में आंसू भर गए। थोड़ी देर बात करने के बाद उसने कॉल कट कर दिया। अपनी पत्नी की आंखों में आंसू देखकर नारायण ने उसे समझाया, उदास काहे होती हो पगली? जरा सोचो, जब तुम्हारा बेटा विदेश से एक बड़ा डॉक्टर बनकर आएगा तो उस दिन तुम्हारी छाती गर्व से फूल जाएगी। तुम्हें अपने बेटे पर नाज होगा। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं जी, ये सब अम्मा के आशीर्वाद और पुण्य प्रताप का फल है। सुखदा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। शायद तुम ठीक कहती हो, रात बहुत हो चुकी है, चलो सो जाओ। सुखदा ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन नींद में भी वो अपने बेटे को डॉक्टर की पोशाक में देख रही थी। कहते हैं वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। नारायण के सभी बच्चे अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके थे। जय डॉक्टर बन चुका था। विजय मैनेजमेंट के साथ साथ सीए का कोर्स करके चार्ट अकाउंटेंट बन चुका था। अजय बैरिस्टर की पढ़ाई करके जज बन चुका था। उससे छोटा रणविजय सरकारी वकील बन गया था। 5वें नंबर पर सुजय इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका चला गया था। 6ठे नंबर पर मनीष था। उसकी भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और नौकरी की तलाश में था। सबसे छोटा हरीश तो होटल का काम संभाल रहा था। इस तरह सुखदा के सारे बेटे सेटल हो चुके थे। एक दिन सुखदा ने फिर से नारायण को गांव की याद दिलाते हुए कहा, सुनो जी, अब तो इतने साल हो गए, बच्चे भी अपने अपने काम में व्यस्त है। अब हमें एक बार गांव जाना चाहिए। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया कि दिल्ली के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। उन्होंने अपनी बेटी के लिए हमारे बेटे जय का हाथ मांगा है। बहुत जल्द वे लोग रिश्ता लेकर आएंगे। ऐसे में हम गांव कैसे जा सकते हैं? अपने बेटे के रिश्ते की बात सुनकर सुखदा को बहुत खुशी हुई। वही उसके मन में इस बात की निराशा हुई कि इतने सालों बाद भी वो अपनी सास की इच्छा पूरी नहीं कर पा रही है। मैं गांव जाकर बसने की बात नहीं कर रही हूँ जी, कम से कम एक बार चलकर बात करने में क्या हर्ज है? सुखदा ने अपनी ओर से फिर से कोशिश की। कमाल है, तुम तो जिद पर ही अड़ गई हो। शायद तुम्हें वो दिन याद नहीं जब हम लोग शहर आए थे और छोटी सी झोपड़ी में रहा करते थे। चौक चौराहे पर मैं ठेला लगाया करता था। जब तक मुझे इस बात का भरोसा नहीं हो जाता है कि मेरा बिजनेस, मेरा रुतबा, सब कुछ यहाँ ठीक ठाक है, तब तक मैं यहाँ से कहीं भी रहने वाला नहीं हूँ। इस तरह नारायण ने साफ साफ शब्दों में बता दिया कि वो इतनी जल्दी गांव जाने वाला नहीं है। वो खामोश हो गई। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। जय एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो कुछ और डिग्री हासिल करने के लिए वहीं रुक गया। इस बीच नारायण दिल्ली के बिजनेसमैन चंद्रनाथ जी की बेटी सुनैना के साथ रिश्ते की बात कर चुके थे। उन दोनों ने तय किया था कि जय के भारत लौटते ही उन दोनों की शादी कर दी जाएगी। रिश्ते तो विजय और अजय के लिए भी आ रहे थे, लेकिन जब तक बड़े बेटे की शादी नहीं होती तब तक छोटे की कैसे कर सकते थे। अजय और रणविजय दोनों मुंबई में थे। अजय मुंबई हाई कोर्ट में जज था। इस कोर्ट में रणविजय सरकारी वकील था। विजय एक बहुत बड़ी कंपनी का सीए बन के बेंगलुरु में सेटल हो चुका था। सुजय इंजीनियरिंग करने के बाद वो भी अमेरिका में ही था। सुखदा के साथ फिलहाल सिर्फ मनीष और हरीश रह रहे थे। मनीष को भी नौकरी के लिए ऑफर आ रहे थे, लेकिन उसे अपने बड़े भाई जय और सुजय की तरफ फौरन जाना था। इसलिए वो किसी ऐसी जॉब का वेट कर रहा था जिसमें उसे जल्द से जल्द फौरन जाने का मौका मिलता। नारायण को अब अपने बच्चों की शादी की चिंता सताने लगी थी। जय का रिश्ता तो उन्होंने चंद्रनाथ जी की बेटी सुनैना के साथ तय कर ही दिया था। बाकी के तीनों बेटों के रिश्ते के लिए वो अच्छी लड़कियों की तलाश में था। एक दिन अचानक से मुंबई से अजय का कॉल आया कि वो घर आ रहा है।
बेटे की आने की बात सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो गई। सोचा इस बार आने पर लगे हाथ उनकी शादी के लिए भी लड़कियों की तस्वीर दिखा दूंगा। देखो सुगदा, ये जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ता हूँ। तुम हर हाल में अजय को लड़कियों की तस्वीर दिखाकर एक लड़की पसंद करने के लिए कहना। मैं जल्दी से सबकी शादी ब्याह निपटाकर फारिग होना चाहता हूँ। नारायण ने अपनी पत्नी को आदेश देते हुए कहा, ठीक है, जैसा आप कहे, मैं उसे शादी के लिए मनाने की कोशिश करूँगी। इतना कहते हुए सुगदा अपने बेटे के लिए आई हुई लड़कियों की तस्वीरें दिखाने लगी। लड़कियां तो सभी सुंदर है, देखें अब बाबू साहब को कौन सी पसंद आती है, सुगदा ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो अजय के कमरे को ठीक ठाक करवाने के लिए चली गई। अजय की फ्लाइट रात के 1 बजे की थी। सुगदा और नारायण दोनों ही गाड़ी लेकर एयरपोर्ट चले गए थे। 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया था उन्हें अपने बेटे को देखे हुए। भले ही फ़ोन से बातें हो जाती थी, लेकिन सामने से देखे बिना दिल को कहाँ चैन आता है। दोनों पति पत्नी बड़ी बेसब्री से अपने बेटे का इंतज़ार कर रहे थे। ठीक 1 बजे जहाज़ ने लैंड किया और फॉर्मेलिटी पूरी करते करते 1:30 बजे के लगभग अजय बाहर आया। बरसों बाद अपने बेटे को देखकर सुगदा भावुक हो गई। जैसे अजय ने आगे बढ़कर उसके पैर छुए तो सुगदा की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने आगे बढ़कर अपने बेटे को गले से लगा लिया। नारायण भी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ। इससे पहले कि वो कुछ कहता, अजय ने कहा, मम्मी पापा, मुझे आप लोगों को किसी से मिलवाना है। मुझे तो आसपास कोई नहीं दिखाई दे रहा है, तो किससे मिलवाना चाहते हो? नारायण ने इधर उधर देखते हुए पूछा। तभी दूसरी ओर से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की ने आगे बढ़कर उन दोनों के पांव छू लिए। सुगदा और नारायण दोनों हक्के बक्के रह गए। एक पल के लिए तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। अजय ने शायद अपने माता पिता की परेशानी भांप ली थी, इसलिए उसने लड़की से मिलवाते हुए उसका परिचय दिया। मम्मी, ये मेरी दोस्त अलीना डिमेलो है। सुगदा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने बेटे की बात का क्या जवाब दे। इतना तो वो समझ ही गई थी कि दाल में कुछ तो काला है। बरसों से घर आने के नाम पर बहाने बनाने वाला उनका बेटा अचानक से बिना बताए घर आ गया, वो भी अपनी दोस्त को लेकर। उसने मुस्कुराने की असफल कोशिश की और अपने पति की ओर देखने लगी। मौके की नज़ाकत को देखते हुए नारायण ने भी कुछ नहीं कहा, चुपचाप आगे बढ़ गए। घर पहुंचते अजय ने घर की साज सजावट देखकर कहा, वाह, कुछ ही सालों में पूरे घर का इंटीरियर बदलकर लुक ही बदल दिया। सुगदा और नारायण ने कोई जवाब नहीं दिया। घर के नौकर राधे ने आगे बढ़कर अजय के कमरे में उसका सामान रखा दिया और गेस्ट रूम में अलीना का सामान रख दिया। सुबह के 3 बजने वाले थे। अलीना को देखने के बाद उन दोनों पति पत्नी की नींद तो पहले उड़ चुकी थी। अपने पति के चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर सुगदा समझ गई कि वो क्या सोच रहे हैं। अब सोचने से क्या फ़ायदा, सो जाइए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं भी समझ रही हूँ कि आगे क्या होने वाला है, सुगदा ने अपने पति नारायण को सांत्वना देते हुए कहा। नारायण खामोश रहा। उसने इस वक्त कुछ भी कहना सही नहीं समझा। उसने कमरे की लाइट ऑफ कर दी और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद तो दोनों पति पत्नी की आंखों से कोसों दूर थी। रात में नींद न आने की वजह से सुबह सुबह सुगदा की आंख लगी थी। अचानक से जोर जोर से हंसने की आवाज़ सुनकर उनकी नींद खुल गई। हड़बड़ाकर उसने घड़ी में वक्त देखा तो 8 बज रहे थे। हे भगवान, इतनी देर तक मैं कैसे सोती रही। इतना कहते हुए जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर निकली तो उसने देखा अलीना घर की रसोई में खड़ी अजय के साथ बातें कर रही थी और खिलखिलाकर किसी बात पर हंसे जा रही थी। अलीना को अपनी रसोई में खड़ी देखकर सुगदा का दिमाग घूम गया। हे भगवान, एक क्रिश्चियन मलेच्छ लड़की मेरी रसोई घर में खड़ी क्या कर रही है? मेरे पूरे रसोई को अपवित्र कर दिया। यह सोच सोचकर उसका सिर घूमने लगा। वो तेजी से रसोई घर में गई। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, और वो भी जूते चप्पल पहनकर? अलीना को तो कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन अजय, तुम्हें तो अपने घर की परंपरा मालूम है। पूरे रसोई घर को तुमने अपवित्र कर दिया। सुगदा ने भरसक अपने क्रोध को नियंत्रण में रखते हुए कहा। तुम भी क्या बातें करती हो माँ? भले जूते चप्पल पहनकर रसोई में आने से रसोई अपवित्र होती है क्या? बल्कि नंगे पाँव नहीं रहना चाहिए। न जाने कितने कीटाणु पैरों के जरिए शरीर में आ सकते हैं। अजय ने अपनी माँ की बातें सुनकर बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि अलीना के सामने उसकी माँ ने इस तरह से बात की। भला वो क्या सोच रही होगी। रसोई घर मंदिर के सामने होता है, और फिर तुमने तो बचपन से देखा है कि तुम्हारी दादी माँ ने कभी भी बिना स्नान किए रसोई में कदम तक नहीं रखा।
चप्पल पहनने की बात तो दूर है। तुम दोनों बाहर जाओ, मैं अभी राधे को बुलाकर पोछा लगवाती हूँ। इतना कहकर सुगदा बाहर चली गई। ओह माय गॉड, आज के ज़माने में भी तुम्हारे घर में इस तरह के रूल फॉलो किए जाते हैं। इसलिए तो आज भी इंडिया पिछड़ा हुआ कहलाता है। अलीना ने नाक भौं सिकोड़ते हुए अजय से कहा और बाहर निकल आई। थोड़ी देर के बाद जब उसने राधे को पूरी रसोई में पोछा लगाते हुए देखा और गंगा जल छिड़कते हुए देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। अजय, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे भी विधर्मी समझकर तुम्हारी माँ ने अपने किचन का शुद्धिकरण किया है। उसकी बात सुनकर अजय को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। हालांकि उसे ये बात पता थी कि उसकी दादी ने भी कभी रसोई में किसी को भी चप्पल पहनकर प्रवेश नहीं करने दिया था, और यहाँ तो सचमुच उनकी रसोई में एक विधर्मी लड़की प्रवेश कर चुकी थी। विशुद्ध ब्राह्मण परिवार से होने के कारण कैलाशी ने शुरू से ही अपने घर में कुछ नियम कानून बना रखे थे, जिसका सुगदा ने उनके जाने के बाद भी पालन किया था। सुगदा को ये भी बात मालूम थी कि उस लड़की के सामने इस तरह की बातें अजय को बुरा लगी होगी, लेकिन वह अपने घर के नियम और संस्कार से समझौता नहीं कर सकती थी। हालांकि उसकी छठी इंद्री ने उसे इस बात का संकेत दे दिया था कि सुगदा, आज तुम जिस लड़की के रसोई में प्रवेश करने से रसोई का शुद्धिकरण कर रही हो, क्या पता आने वाले वक्त में वो तेरे खानदान की बहू ना बन जाए। नारायण अभी तक सो रहे थे, इसलिए उन्हें किसी भी बात का पता नहीं था। नींद से जागने के बाद नहा धोकर होटल जाने से पहले उन्होंने अपने बेटे अजय को बुलाया। आपने मुझे बुलाया पापा? हाँ, दरअसल तुम्हारे लिए रिश्ते आए हुए हैं। ये रही लड़कियों की तस्वीर। इनमें से जो लड़की तुम्हें पसंद है अपनी माँ को बता देना। इतना कहकर नारायण अपने ऑफिस के लिए निकल गए। अपने पापा की बात सुनकर अजय कुछ कहना चाहता था, लेकिन नारायण ने उसे कहने का मौका ही नहीं दिया। उसने देखा दूर खड़ी अलीना हैरत से उसे देख रही थी। ये सब क्या हो रहा है अजय? तुमने तो कहा था कि हमारे रिश्ते पर तुम्हारे पेरेंट्स कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ तो उन लोगों ने तुम्हारे लिए लड़कियों की लाइन लगा रखी है। अलीना ने गुस्से से पैर पटकते हुए कहा। तुम नाराज क्यों होती हो? मैं अभी माँ से बात करता हूँ। अजय उसे मनाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसे अपने पिता नारायण की कड़कती हुई आवाज़ सुनाई दी। अच्छा, तो अब मुझे समझ में आया कि 2 बरस के बाद अचानक से तुम्हें घर की याद कैसे आ गई। मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। वो तो अच्छा हुआ कि ऑफिस की एक फाइल मेरे कमरे में छूट गई थी, जिसे लेने के लिए मैं वापस लौट कर आया और तुम्हारी सारी बातें सुन ली। अजय बेशक जज बन चुका था, लेकिन घर में उसके पिताजी जज थे। कम उम्र में मिली सफलता ने उसके मन में अभिमान भर दिया था। अच्छा हुआ पापा कि आपने सारी बातें खुद ही सुन ली और मुझे दुविधा से मुक्त कर दिया। और मैं अलीना एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। अजय ने स्पष्ट शब्दों में अपने पिता से ये बात कह दी। तुम उस लड़की से क्या करते हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करूँगा। एक ब्राह्मण के घर में मलेच्छ लड़की कभी नहीं आ सकती। मैंने जो तुम्हें लड़कियों की फ़ोटो दिए हैं उनमें से किसी एक लड़की को पसंद करो। नारायण ने 2 टुक में अपना फैसला सुना दिया और फाइल लेकर वापस ऑफिस के लिए निकल गए। उनकी बातें सुनकर अलीना का मुंह बन गया था। उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। अजय, अगर तुम्हें अपने परिवार के रूल मालूम थे तो तुम मेरी इंसल्ट करवाने के लिए क्यों लेकर आए? इतना कहते हुए वह अपनी सैंडल खटखटाते हुए गुस्से के साथ गेस्ट रूम में चली गई और अपना सामान पैक करने लगी। अलीना प्लीज़ नाराज़ मत हो। मुझे क्या मालूम था कि इतने बरस बीतने पर भी इस घर के लोगों के विचार नहीं बदलेंगे। अजय ने उसे मनाने की कोशिश करते हुए कहा। उसे अलीना का गुस्सा मालूम था। अब तुम्हें मालूम पड़ गया ना कि तुम्हारे घर वाले कभी भी हमारे रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ रहकर अपनी इंसल्ट करवाने से बेहतर है कि मैं इसी वक्त चली जाऊँ। उन दोनों की तेज़ आवाज़ सुनकर सुगदा भी वहाँ पर आ गई थी। क्या बात है अजय, तुम दोनों इस तरह से क्यों बातें कर रहे हो? क्या हुआ? मम्मी, मैं और अलीना एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। यही बात मैंने पापा को कही, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मैं अलीना के सिवा किसी और लड़की से शादी नहीं कर सकता हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर सुगदा का मुंह हैरानी से खुला रह गया। थोड़ी देर के बाद उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, एक ब्राह्मण के घर में क्रिश्चियन लड़की बहू बनकर कैसे आ सकती है? अगर तुम्हें अपने पसंद से ही शादी करनी थी तो कम से कम अपनी जात बिरादरी की लड़की देखते। अजय एक तो पहले से ही खफा था, ऊपर से अपनी माँ की बातें सुनकर और झल्ला गया। मैंने अलीना से प्यार किया है, माँ उसकी जात से नहीं।
अगर आप लोगों को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे। अजय की बातें सुनकर सुगदा का सिर घूमने लगा। अपनी ओर से उसने एक आखिरी कोशिश करते हुए कहा, अभी तो तेरे बड़े भाई की भी शादी नहीं हुई। अगर पहले तेरी शादी हो जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? उसकी शादी होने में परेशानी होगी। सभी सोचेंगे कि ज़रूर लड़के में कोई खोट होगा। एक ऊंचे घराने के हैंडसम और डॉक्टर लड़के से तो शादी करने के लिए लोग मरे जाएंगे मम्मी, और तुम कहती हो कि लोग उसमें खोट निकालेंगे। अजय ने तंज कसते हुए कहा, हमारा समाज अभी भी अपनी ही लीक पर चल रहा है बेटा। हमें समाज के दायरे में रहकर ही सारे काम करने होते हैं। सुगदा ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, समाज हमारा घर नहीं चलाता, समाज हमारी मुसीबतें नहीं दूर करता। मैं अलीना से शादी करूँगा चाहे जो हो जाए। अजय ने चिढ़ते हुए कहा, अगर ऐसा ही था तो तुम यहाँ बताने क्यों आई? वही शादी कर ली होती। वैसे भी तुम सिर्फ बताने आए हो, हमसे इजाज़त लेने नहीं। मैं अपने धर्म और अपने पति के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती। अजय ने अपनी माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो भी कमरे में चला गया और अपना सामान पैक करने लगा। आधे घंटे के अंदर ही अलीना और अजय दोनों ही अपना बैग लेकर घर से निकल रहे थे। जाते जाते अजय पल भर के लिए रुका और मुड़कर सुगदा की ओर देखते हुए कहा, अगले महीने की 11 तारीख को चर्च में हमारी शादी है। अगर आप और पापा चाहे तो हमारी शादी में आ सकते हैं। उसकी बातें सुनकर सुगदा के होठों पर व्यंग भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने व्यंग्य भरे शब्दों में कहा, शादियां घरों और मंदिरों में हुआ करती है बेटे, चर्च में तो मैरिज होते हैं जहां अंगूठी बदलने की रस्म होती है। तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें बद्दुआ तो नहीं दे सकती और ना ही दिल से आशीर्वाद दूंगी। बस इतना ही कहूँगी, जहाँ रहो खुश रहो। अपनी माँ की बातें सुनकर अजय को बहुत बुरा लगा। अलीना तो पहले ही खफा थी। उसने खा जाने वाली नज़रों से सुगदा को देखा और तेजी के साथ बाहर निकल गई। अजय ने अपनी माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो भी बाहर चला गया। किसी तरह उसने प्लेन की टिकटों का बंदोबस्त किया और मुंबई के लिए निकल गया। बेटे के जाने के बाद सुगदा काफ़ी देर तक उदास खड़ी रही। फिर वो अपनी सास कैलाशी की तस्वीर के आगे जाकर खड़ी हो गई। मैंने तो अपने सभी बच्चों को अच्छे संस्कार दिए थे अम्मा, लेकिन अजय कैसे गलत रास्ते पर चला गया। उसने पूरे कुल की मान मर्यादा मिट्टी में मिला दी। आपके बेटे को ये जानकर कितना दुख होगा। उनकी रक्षा करना अम्मा, सुगदा ने बड़े दुख भरे शब्दों में कहा और वहाँ से निकलकर चुपचाप बाहर पोर्टिको में जाकर बैठ गई। वो सोच रही थी कि जब नारायण को इस बात का पता चलेगा तब क्या होगा। रह रहकर उसका मन किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा था। उसे तो इस बात की भी चिंता हो रही थी कि क्या अलीना जैसी दूसरे धर्म की लड़की शादी जैसे पवित्र संबंधों का महत्व समझेगी और उसके बेटे के साथ पूरी जिंदगी निभा पाएगी। दूसरी ओर नारायण का ध्यान भी घर पर ही लगा हुआ था। नारायण ऑफिस आने के बाद घर में हुई घटना के बारे में सोच रहा था। उसे ये बात तो मालूम हो गई थी कि अजय उस लड़की के साथ शादी करना चाहता है और जब उसने ठान ही लिया है तो वो करेगा भी। सुगदा को जब इस बात का पता चलेगा कि उसका बेटा किसी दूसरे धर्म की लड़की से शादी करना चाहता है तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। उसने तो अपना सारा जीवन अम्मा के संस्कारों की छाँव में गुजारा है। किसी भी काम में नारायण का मन नहीं लग रहा था। हरीश दूर बैठा अपने पिता के चेहरे पर आते जाते भाव को अच्छी तरह से देख रहा था। उसने आज से पहले कभी भी उन्हें इतना परेशान नहीं देखा था। क्या बात है पापा, मैं सुबह से देख रहा हूँ कि आप बहुत परेशान हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है? हरीश की बात सुनकर नारायण ने उसे पलटने की कोशिश करते हुए कहा, रात में नींद पूरी नहीं होने के कारण शायद कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा करो, आज का बाकी का काम तुम देख लो, मैं ज़रा घर पर जाता हूँ। इतना कहते हुए नारायण ने गाड़ी निकाली और घर आ गए। सुगदा अभी भी पोर्टिको में बैठी सोच में डूबी हुई थी। उसे इस बात का भी पता नहीं चला कि कब नारायण की गाड़ी आकर रुकी और वो उसके पास आकर खड़े हो गए। क्या बात है सुगदा, तुम इतनी परेशान क्यों नज़र आ रही हो? सब ठीक तो है? और अजय कहाँ है? अपने पति की बात सुनकर वो परेशान हो गई। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो उन्हें क्या जवाब दे। पति को परमेश्वर मानते हुए उसने कभी भी आज तक उससे झूठ नहीं कहा था। क्या सोच रही हो? सब ठीक तो है? नारायण के दोबारा पूछने पर सुगदा की आंखों में आंसू भर आए। कुछ भी तो ठीक नहीं है जी, सब गड़बड़ हो गया। वो अजय है ना, वो उस क्रिश्चियन लड़की से शादी करना चाहता है। उस लड़की ने तो रसोई में जाकर हमारा रसोई भी भ्रष्ट कर दिया। जब मैं उसे बाहर जाने को कहा तो अजय ने कहा कि वो उससे शादी करने वाला है।
जब अलीना घर की बहू बन जाएगी तब वो रसोई में आएगी ही। अब क्या होगा जी? सुगदा की आवाज़ में चिंता झलक रही थी। परेशान तो नारायण भी थे, लेकिन अगर वो अपनी परेशानी बताते तो घबरा जाती। बच्चे अब बड़े हो गए हैं सुगदा, पढ़ लिख कर अब उन्हें नए ज़माने की हवा लग गई है। अब वो हमारी कहाँ सुनने वाले हैं। लेकिन हाँ, अगर अजय ने उस लड़की से हमारी मर्जी के विरुद्ध जाकर शादी कर लिया तो मैं उसे इस घर में कभी कदम नहीं रखने दूंगा। वो तो उसी से शादी करेगा जी। अगले महीने की 11 तारीख को मुंबई के किसी चर्च में उसकी शादी है। हमें भी आने को कहा है। सुगदा डरते डरते अपने पति से कहा। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। वो समझ गई थी कि उसने अपने एक बेटे को खो दिया है। नारायण ने जब ये बात सुनी कि अजय ने शादी की डेट तक फाइनल कर ली है तो वे सर से पांव तक गुस्से की आग में सुलग गए। अच्छी बात है, हम लोग माता पिता हैं, इसलिए अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं दे सकते हैं। इसलिए आशीर्वाद देते हुए इतना ही कह सकते हैं कि वो लोग जहाँ रहे खुश रहे। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब हम लोग उसके लिए मर चुके हैं। इतना कहते हुए नारायण ने सुगदा का हाथ पकड़ा और उसे अंदर लेकर गए। मुंबई अजय अलीना के साथ चर्च में फादर के सामने अंगूठी बदलकर शादी कर चुका था। फादर ने उन दोनों से एक रजिस्टर में सिग्नेचर करवाया और उन दोनों के लिए ब्लेसिंग दी। अजय की शादी में शहर के काफ़ी सारे गणमान्य लोग उपस्थित थे। उसने अपनी शादी की खुशी में होटल ताज में एक छोटी सी पार्टी रखी थी। उसी पार्टी में किसी ने हंसते हंसते अजय से कह भी दिया, चर्च में शादी करके अब तो तुम भी क्रिश्चियन बन गए हो। अजय, अच्छी बात है कि तुमने अलीना से शादी की, लेकिन कम से कम तुम्हें यह शादी अपनी रीति रिवाज के मुताबिक किसी मंदिर में करनी चाहिए। चलो ये सब कुछ भी नहीं तो सीधे सीधे कोर्ट मैरिज ही कर लेते। अपने दोस्त की बातें सुनकर अजय का चेहरा उतर गया। घर आए मेहमानों को उसने कुछ कहना उचित नहीं समझा, इसलिए वो दूसरे लोगों के पास चला गया। इसी तरह उसकी पार्टी चलती रही। अलीना की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके पिता नहीं थे, सिर्फ एक माँ थी जो अब उसी के साथ अजय के घर में रहने वाली थी। अजय ने शादी तो कर ली थी, वो खुश भी बहुत था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन का एक कोना खाली था। उसकी शादी में अपना कोई भी नहीं आया था, ना ही उसके माता पिता, ना ही कोई भाई उपस्थित थे। अजय को अपनी भूल समझ में नहीं आ रही थी। उसे तो अपने माता पिता की गलती नज़र आ रही थी। अलीना उसकी मन की बात समझ रही थी। तुम उदास क्यों होते हो डियर? तुमने तो उन्हें शादी की डेट भी बता दी और आने का इनविटेशन भी दे दिया था। अब अगर तुम्हारी फैमिली में से कोई नहीं आया तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है? पता नहीं तुम्हारी फैमिली इतनी बैकवर्ड क्यों है। अलीना ने बड़े प्यार से अजय का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। पास खड़ी अलीना की माँ ने भी अपनी बेटी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। अब मुझे ही देख लो, मुझे तो ज़रा भी बुरा नहीं लगा कि मेरी बेटी ने एक हिंदू लड़के से शादी की है। अपनी पत्नी और सास की बातें सुनकर अजय का गुस्सा और भड़क गया। वो खुद को सही समझते हुए अपने परिवार वालों को दोषी ठहराने लगा। शादी के अगले दिन ही वे दोनों हनीमून के लिए मॉरिस चले गए। आज 11 तारीख थी। सुगदा की नज़र बार बार कैलेंडर पर जा रही थी और मन ही मन वो सोच रही थी कि अजय अब तक अलीना के साथ शादी कर चुका होगा। सुगदा के मन में अभी भी एक उम्मीद बनी हुई थी कि शादी के बाद कम से कम अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेने के लिए अजय फ़ोन तो ज़रूर करेगा। लेकिन उसकी ये आशा निराशा में बदल गई। उस दिन क्या, उसके अगले दिन भी उसने फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं समझी। एक माँ का दिल टुकड़े टुकड़े होकर रह गया। सुगदा और नारायण दोनों पति पत्नी मन ही मन बहुत दुखी थे। उन्होंने अब तक अपने किसी भी बच्चे को अजय की शादी के बारे में नहीं बताया था। उन्हें डर था कि कहीं एक भाई को गलत रास्ते पर चलता हुआ देखकर बाकी भी अपनी मनमानी ना करने लगे। हरीश पिछले कई दिनों से अपने मम्मी पापा को उदास और टेंशन में देख रहा था, लेकिन उसे इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उनसे कुछ पूछ सके। उसे तो ये बात भी मालूम नहीं थी कि अजय अपनी होने वाली पत्नी को लेकर घर भी आया था। एक मीटिंग और ज़्यादा काम होने की वजह से वो उस रात घर नहीं गया था। दूसरे दिन रात को जब वो घर गया तब तक अजय घर से जा चुका था, इसलिए उसे कुछ भी मालूम नहीं था। जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसने अपने बड़े भाई जय को कॉल करके बातें करते हुए उसे बताया कि पिछले कुछ दिनों से मम्मी पापा बहुत टेंशन में है। अगर तुझे ऐसा लग रहा है तो तू मम्मी से पूछता क्यों नहीं? जय ने हरीश को समझाते हुए कहा, मैं सबसे छोटा हूँ ना भैया, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं कुछ पूछ सकूँ।
लेकिन आज घर जाकर मम्मी से ज़रूर पूछने की कोशिश करूँगा। इसके बाद थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद हरीश ने कॉल कट कर दिया। रात के खाने के वक्त हरीश ने मौका देखकर अपने मम्मी पापा से बात करने की कोशिश की, लेकिन ठीक उसी वक्त नारायण के मोबाइल में बार बार किसी का कॉल आने लगा। नारायण ने जब फ्लैश हो रहे नाम पर नज़र डाली तो एक बार तो उसके माथे पर बल पड़ गई, लेकिन अगले ही पल उसने जल्दी से फ़ोन उठा लिया। हेलो पापा, प्रणाम। कैसे हैं आप? मम्मी कैसी है? हम लोग सब ठीक है। तुम बताओ कैसे हो? वहाँ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी आगे की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है पापा। मैंने आप लोगों को ये बताने के लिए कॉल किया था कि यहाँ एक बड़े हॉस्पिटल सेंट लुइस में मेरी नौकरी लग गई है। ये सुनते ही नारायण के चेहरे के भाव बदल गए। उसने थोड़े कड़क लहजे में कहा, तुमसे किसने कहा था नौकरी करने को? तुम आगे की पढ़ाई करने गए थे, डिग्रियां लेने गए थे, वो पूरा करके तुम्हें अपने देश लौट कर आना था। क्या यहाँ बड़े हॉस्पिटल नहीं है? ओफो पापा, आप भी कैसी बातें करते हैं। लोग इंडिया से यहाँ अपना करियर बनाने के लिए आते हैं और मैं यहाँ से अपना इतना अच्छा फ्यूचर छोड़कर इंडिया आ जाऊँ? आखिर आप लोगों ने भी तो मेरे ब्राइट फ्यूचर के लिए मुझे यहाँ भेजा था। जय की बातें सुनकर नारायण के होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने बगैर कुछ कहे मोबाइल सुखदा की ओर बढ़ा दिया। काफ़ी दिनों के बाद अपने बेटे की आवाज़ सुनकर वो भावुक हो गई थी। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद जय ने सीधे सीधे पूछा, मम्मी, हरीश बता रहा था कि आप पापा इन दिनों बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। आखिर क्या बात है? कोई बात नहीं है जय बेटा, इन दिनों उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रह रही है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। तुम वहाँ मन लगाकर पढ़ाई करो और बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हासिल करो। अजय की शादी की बात छुपाते हुए सुखदा ने थोड़ी देर इधर उधर की बातें की और फिर कॉल कट कर दिया। नारायण ने अपना खाना ख़त्म किया और चुपचाप अपने कमरे में चले गई। अपने पति के चेहरे के भाव को देखकर वो इतना तो समझ ही गई थी कि कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर है, इसलिए ये इतने परेशान हो गए हैं। क्या बात है जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? न जाने क्यों मुझे ठीक नहीं लग रहा। आप इतनी चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? बिस्तर पर लेटते हुए सुखदा ने अपने पति की ओर देखते हुए कहा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं अपने आप को बिल्कुल ठीक करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी देखभाल जो करनी है। नारायण ने बड़े प्यार से अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, आप मेरी इतनी चिंता क्यों करते हैं? हम दोनों की देखभाल के लिए हमारे इतने बेटे हैं, कल को बहुएं आएगी, क्या सभी लोग मिलकर हम दो बुढ़ा बुढ़ी को नहीं देखेंगे? सुखदा ने बड़े भोलेपन के साथ कहा। अपनी पत्नी का भोलापन देखकर नारायण मुस्कुराने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि ये बेचारी क्या जानती है कि आने वाले वक्त में कैसी उल्टी गंगा बहने वाली है। लो जी, अब हमने ऐसा भी क्या कह दिया कि आप मुझे देखकर हंसे जा रहे हैं? सुखदा ने अपने पति के बगल में लेटते हुए कहा, मैं तो तुम पर नहीं बल्कि तुम्हारे भोलेपन पर हंस रहा हूँ पगली। कलयुग में अपने किसी बच्चे पर उम्मीद रखना हर माँ बाप की बेवकूफ़ी है। एक दूसरे का सच्चा सहारा पति पत्नी होते हैं। नारायण ने बड़े प्यार से अपनी पत्नी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। फिर लाइट ऑफ करके सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी आंखों में नींद कहाँ थी। आज अपने बड़े बेटे जैसे बातें करने के बाद उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि वो भी अब इंडिया लौटकर नहीं आने वाला है। आने वाले वक्त में हो सकता है अजय की तरह वो भी शादी करके वहीं बस जाए। नारायण ने मन ही मन अपनी अम्मा को याद किया और कहने लगा, तुम्हारे किसी पोते को भी तुम्हारे खेत खलियान के चारों कोने रोशन नहीं करने अम्मा। यही सोचते हुए वो कब गहरी नींद में सो गया उसे पता ही नहीं चला। आज लगभग 2-3 साल के बाद एक बार फिर से सुखदा ने अपने पति के सामने गांव चलने की इच्छा जाहिर की। सुनो जी, अब तो हरीश भी अच्छी तरह से सारा काम देख रहा है। अब तो कुछ दिनों के लिए हम लोग गांव चलते हैं। थोड़ा हवा पानी बदलने से आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी और हम लोग भी अपना घर देख पाएंगे। इस बार नारायण सुखदा के इस मनोहार को टाल नहीं सका। अच्छी बात है, अगले हफ्ते सारे होटल वालों की एक मीटिंग है, वो अटेंड कर लेता हूँ। उसके बाद हम दोनों गांव ज़रूर चलेंगे। और हाँ, गांव जाने से पहले हम लोग चंद्रनाथ जी की बेटी से जय का रिश्ता पक्का करके उन्हें और उनकी बेटी को कुछ शगुन पकड़ा देंगे, ताकि हम लोग गांव जाकर अपने कुल देवी और ब्रह्म बाबा को भोग लगाकर सारे गांव वालों को ये खुशखबरी सुना सके। अम्मा की आत्मा भी खुश हो जाएगी।
अपने पति की बातें सुनकर सुगदा खुशी से झूम उठी, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर शंका के बादल घिर आए। सुनो जी, मैं कह रही थी कि चंद्रनाथ जी की बेटी से जय का रिश्ता पक्का करने से पहले एक बार जैसे तो पूछ लो। मुझे तो अभी बिल्कुल भी वक्त नहीं है। ऐसा करना, तुम उसे फ़ोन करके उसे सारी बात बता देना। इतना कहकर नाश्ता करने के बाद नारायण अपने काम पर चले गए। सुगदा सोच रही थी कि मैं जल्द से जल्द जय को सारी बातें बताकर उसकी मर्जी पूछ लूँगी। अजय ने तो अपनी मर्जी से शादी कर ली है, क्या पता जय ने भी कहीं कुछ ऐसा ही तो नहीं सोच रखा है। अभी ये सारी बातें सोच ही रही थी कि तभी उसके मोबाइल में रिंग होने लगी। जैसे उसने नाम देखा, उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। कितनी देर से कॉल कर रहा हूँ मम्मी, कहाँ थी आप? ये अमेरिका से सुजय का कॉल था। हम तो यहीं पर थे बेटा, बस तुम ही लोगों के बारे में सोच रहे थे। कैसे हो तुम? तुम्हारी तबीयत सब तो ठीक है? सुगदा ने अपना वात्सल्य लुटाते हुए प्रेमपूर्ण शब्दों में कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, और मेरा यहाँ काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ के कंस्ट्रक्शन के हर साइड में तुम्हारे बेटे का नाम सबसे पहले लिखा होता है। सुजय ने खुशी से चहकते हुए कहा। भगवान मेरे बच्चों को खूब तरक्की दे, सुगदा ने दिल से आशीर्वाद देते हुए कहा। मैं अगले हफ्ते इंडिया आ रहा हूँ, तुम्हें और पापा को एक सरप्राइज़ दूंगा। अच्छा ठीक है मम्मी, मैंने यही बताने के लिए तुम्हें कॉल किया था, पापा को भी बता देना। इतना कहते हुए उसने कॉल कट कर दिया। तू आ रहा है, ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है बेटा, लेकिन तू भी अपने बड़े भाई अजय की तरह हमें कोई ऐसा वैसा सरप्राइज़ मत देना, सुगदा ने अपने आप से कहा और फ़ोन रखने के बाद चिंता में डूब गई। उसे ये भी याद नहीं रहा कि जैसे भी बात करनी है। इसी तरह सारा दिन बीत गया। सुगदा संध्या बाती करने के बाद बाहर गार्डन में आकर बैठी हुई थी कि तभी उसने देखा बंगले का गेट खुला और रणविजय और मनीष दोनों भाई आपस में बातें करते हुए अंदर आ रहे हैं। पल भर के लिए तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि ये दोनों अचानक से बिना बुलाए कैसे आ गए, लेकिन अगले ही पल माँ की ममता जाग गई और खुशी से व्याकुल होकर आगे बढ़कर उसने अपने आप दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। तुम दोनों अचानक बिना बताए कैसे आ गए? सुगदा ने बड़े प्यार से अपने बच्चों का चेहरा निहारते हुए कहा। क्या मम्मा, आप भी अपने घर आने के लिए हमें तार देना होगा? बस आपसे मिलने का मन कर रहा था और इधर दोनों की छुट्टियां थी, तो हम दोनों भाई ने सोचा क्यों ना हम घर आ जाएं। इतना कहते हुए सभी घर के अंदर आ गए। सुगदा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो रसोई में महाराज जी को कहकर अपने बच्चों की पसंद का खाना बनवा रही थी। रात को जब नारायण हरीश दोनों घर आए तो रणविजय और मनीष को देखकर बहुत खुश हुए। काफ़ी लंबे समय के बाद उनके घर में रौनक आई थी। तीनों भाई भी खाना खाने के बाद आपस में गप्पे मारने लगे। इस बार जब जय भाई इंडिया आएंगे तो हम सभी भाई छुट्टियां लेकर एक साथ एंजॉय करेंगे। मुझे तो ये भी याद नहीं कि हम सारे लोग कब एक साथ इकट्ठे हुए थे, मनीष ने अपने छोटे भाई हरीश को गले लगाते हुए कहा। नारायण और सुगदा भी बच्चों को हंसते खेलते देखकर बहुत खुश हो रहे थे। सुनिए जी, जितनी जल्दी हो सके अब जैसे बात करके इस घर में बहू लाने की सोचिए। अच्छी बात है। वैसे भी अगले हफ्ते सुजय भी आ रहा है, लगे हाथ उससे भी पूछ ही लेता हूँ। अब हमारे सभी बच्चे शादी लायक हो चुके हैं। मुझे तो लगता है कि हर साल हमें घर में वधू प्रवेश करवाना होगा। अपनी पत्नी की बातें सुनकर नारायण ने हंसते हुए कहा। काफ़ी दिनों के बाद वह अपने घर में खुशियाँ देखकर अपने आप को हल्का महसूस कर रहा था। 2 दिन कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। आज शाम वे दोनों वापस भी लौट गए। एक बार फिर से घर सुना सुना हो गया था। अवसर पाकर सुगदा ने सोचा क्यों ना जैसे बात कर ही लूँ। यही सोचते हुए उसने उसे कॉल कर दिया। पहले तो रिंग जाती रही, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। सुगदा ने दोबारा फिर से लगाया। क्या बात है मम्मी, इस वक्त कैसे फ़ोन किया? दूसरी ओर से जय की उनिंदी आवाज़ आई। लगता है हमने तुम्हें गलत समय पर फ़ोन कर दिया। तुम शायद सो रहे थे। हम तुम्हें बाद में फ़ोन करते हैं। अब तो मैं जगी चुका हूँ। कहो क्या कह रही थी? जय ने अपनी माँ की बातें सुनकर कहा। बेटा, हम वो कह रहे थे कि एक बार कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर आ जाओ। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देख रखा है। तुम्हारे पापा के दोस्त चंद्रनाथ जी की बिटिया है, बहुत सुंदर है। अगर तुम आ जाते तो तुम दोनों की सगाई करवा देते। शादी तुम जब कहोगे हम तभी करवाएंगे। सुगदा ने बड़े प्यार के साथ ये बात कही। व्हाट नॉनसेंस, ये आप कैसी बातें कर रही मम्मी? मुझे बगैर पूछे बगैर बताए पापा ऐसे किसी के साथ मेरी शादी कैसे तय कर सकते हैं?
जय ने गुस्से से बुखलाते हुए कहा। उसकी नींद न जाने कहाँ गायब हो गई। वो उठ बैठा। अब बच्चों से परमिशन लेकर बात करनी पड़ेगी क्या? तुम्हारे पापा के दोस्त है, उन्होंने ज़बान दे रखी है, और फिर शादी तो करनी ही है। उम्र निकली जा रही है। जय, ये भी तो सोच लो। जय की बातें सुनकर सुखदा ने नाराज़ होते हुए कहा, आप लोगों ने पढ़ा लिखा कर मुझे इस काबिल बना दिया है कि मैं अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सकता हूँ। पापा से कह दीजिएगा मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहते हुए जय ने गुस्से में आकर फ़ोन काट दिया। सुखदा अपने बेटे की बात सुनकर ठगी सी खड़ी रह गई। उसके दिल में एक दर्द का गोला सा उठा और आंसुओं की शक्ल में आंखों से बाहर निकलने लगा। रात को सभी लोग बैठे खाना खा रहे थे। नारायण ने जब सुखदा को उदास देखा तो पूछ बैठे, क्या बात है, आज तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? खाना खाते खाते नारायण ने सुखदा से पूछा। नहीं नहीं जी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस सिर में थोड़ा सा दर्द था, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। इतना कहते हुए उसने बात को टाल दिया। खाना खाने के बाद दवा खा लेना। और हाँ, तुमने अपने लाडले बेटे जैसे बात की कि नहीं? मैं कल सुबह मीटिंग के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। वहाँ से लौटते ही चंद्रनाथ जी की बेटी रिधि के साथ जय की एंगेजमेंट करवा दूंगा। नारायण जी ने निर्विकार भाव से कहा। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। जल्दी इस घर में मेरी भाभीयों के आने की शुरुआत होने वाली है। हरीश ने खुश होकर अपनी मम्मी को देखते हुए कहा। सुनिए जी, मैंने जैसे बात की है वो बहुत नाराज़ हो रहा था। उसने अभी शादी करने से साफ साफ मना कर दिया है। सुखदा ने डरते डरते धीरे से बात कही। क्या हो गया है आजकल के बच्चों को? अरे भाई, शादी की उम्र निकलती जा रही है। अब तो पढ़ाई भी पूरी हो गई, नौकरी भी लग गई है, तो भला शादी करने में क्या दिक्कत है? ठीक है, मैं आज खुद ही उससे बात करता हूँ। इतना कहते हुए नारायण अपने कमरे में चले गए। सुखदा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जय ने जिस तेवर में उससे बात की, अगर उसने उसी तेवर में अपने पापा से बात किया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि अपने पति को कैसे रोके। खाना खाने के बाद हरीश अपने कमरे में सोने चला गया था। सुखदा नौकरों को रसोई साफ करने का आदेश देकर अपने कमरे में चली गई थी। जाते ही उसने देखा नारायण नाराज होते हुए फ़ोन पर किसी से बातें कर रहे थे। उसे ये बात समझते देर नहीं लगी कि हो ना हो जैसे ही उनकी बातें हो रही है। क्या मैंने तुम्हें इसलिए वहाँ भेजा था कि तुम हम सबसे सारे रिश्ते नाते तोड़कर वहीं बस जाओ? अगर सभी बच्चे तुम्हारे जैसे करने लगे तो कोई भी माँ बाप उन्हें विदेश भेजने से पहले 10 बार सोचेंगे। नारायण ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। सॉरी पापा, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है। मैं एनी से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। सबसे बड़ी बात, वो भी एक डॉक्टर है, और उससे शादी करने के बाद मुझे यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? नारायण ने जय की बात सुनकर सपाट स्वर में कहा। जी पापा, ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं एनी से ही शादी करूँगा। आप अपने दोस्त की बेटी से अजय की शादी क्यों नहीं करवा देते? इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। नारायण अवाक से बैठे रह गए। वो कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन शब्द उनके गले में ही घुट कर रह गए थे।